बेटा। तो प्रीवियस पार्ट में हम देख रहे थे कि फंक्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो गाइज हमने आपसे डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज और डोमेन। आज हम आगे बढ़ेंगे और जो नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन है जिसे हम कांस्टेंट फंक्शन के भी नाम से जानते हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन के बारे में सीखेंगे कि आखिर कांस्टेंट फंक्शन का हम रेंज और डोमेन को कैसे पता कर सकते हैं। और गाइज आपको अगर याद हो तो मैंने आपको एक लॉजिक बताया था कि जहाँ जो एक्स एक्सिस है ये हमें क्या देगा, डोमेन देगा, और जो वाई एक्सिस है ये हमें क्या देगा, ये हमें रेंज देगा, है ना। तो गाइज हम देख रहे थे कि कांस्टेंट फंक्शन जो है अपना, मतलब कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग कॉन्स्टेंट वैल्यू। अब ये गाइज कुछ भी हो सकता है। तो आपको जो एक लॉजिक याद रखना है कि अगर कोई y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू है, कुछ भी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो इसका ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस होगा। और अगर x इज इक्वल टू सम वैल्यू है, x इज इक्वल टू सम वैल्यू है कॉन्स्टेंट, तो इसका ग्राफ ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस होगा। अब गाइस चलिए हम इसको ड्रॉ करते हैं और देखते हैं। तो गाइस अगर आप इसे ड्रॉ कीजिएगा तो y इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या होगा कि 4 यूनिट ऊपर यहाँ पे पैरेलल टू x एक्सिस, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 और 4, है ना। और ये लाइन हमें किसका ग्राफ देगा, y इज इक्वल टू 4 का, है ना। अब अगर आप ध्यान से देखिए और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमें x का वैल्यू कौन कौन सा लिया, तो आप देख रहे हैं कि x का वैल्यू हमने 0 भी लिया, है ना, और x का वैल्यू हमने पॉजिटिव भी लिया, और x का वैल्यू हमने निगेटिव भी लिया। तो गाइज अगर 0 भी हो, पॉजिटिव भी हो और निगेटिव भी हो, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, है ना। और x का वैल्यू बोले तो x का वैल्यू क्या देगा, डोमेन। मतलब कि डोमेन कहाँ से कहाँ तक है गाइज, तो 0 भी है, निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, इसका मतलब ये एक रियल नंबर होगा। यानी कि इसे हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, सिंपली हम r भी लिख सकते हैं, है ना। और अगर हम बात करेंगे रेंज का, तो गाइज रेंज यानी कि y का वैल्यू, यानी कि हम कहाँ चेक करेंगे, y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे एक ही वैल्यू है गाइज 4, तो इसे हम जस्ट एक ब्रैकेट के अंदर डिनोट कर देंगे कि एक ही वैल्यू है अपना 4, यानी इसका रेंज क्या हो जाएगा, तो 4। अभी इस केस में हमने कांस्टेंट का वैल्यू 4 लिया है। अगर आप केस चेंज कीजिएगा तो सिंपली आप कांस्टेंट का वैल्यू कैसे डिनोट कर देंगे, तो जो भी वैल्यू होगा इसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो आगे बढ़ेंगे गाइस और नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन को देखेंगे। फंक्शन को देखेंगे जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अब ये गाइस आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, तो आइडेंटिटी फंक्शन यानी कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना। और अगर इसका मैं ग्राफ आपसे ड्रॉ करूं तो इसका ग्राफ सिंपली क्या होगा गाइज, तो ये कुछ इस तरह से होगा, है ना। अभी आप देख रहे हैं ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स का। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका डोमेन क्या होगा, है ना, बेसिकली हम डोमेन और रेंज का ही बात करेंगे। तो डोमेन यानी x कहाँ से कहाँ तक है वैल्यू, तो गाइज ये वैल्यू कहाँ मिलेगा हमें, x एक्सिस पे। तो आप देखिए कि x का वैल्यू हमने 0 भी लिया है, हमने पॉजिटिव भी लिया है और हमने निगेटिव भी लिया है। तो अगर 0 पॉजिटिव निगेटिव सब हो एक साथ तो इसे हम क्या बोलते हैं, r, यानी रियल नंबर। और अगर मैं रेंज का बात करूं कि मैंने y का वैल्यू क्या लिया है, तो गाइज आप देखिए कि यहाँ पे 0 भी लिया गया है y का वैल्यू, पॉजिटिव भी लिया गया है y का वैल्यू और निगेटिव भी लिया गया है y का वैल्यू। मतलब इसका रेंज क्या हो जाएगा गाइज, तो रेंज हो जाएगा r क्यों, क्योंकि 0 पॉजिटिव और निगेटिव। तो होपफुली आप ये समझ पाए होंगे। अभी आगे बढ़ेंगे, अपना नेक्स्ट टाइप का फंक्शन है स्क्वायर रूट फंक्शन। तो स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से होता है ना, इस तरह से होता है। तो ये अपना ग्राफ किस चीज़ का है गाइस, तो y इज इक्वल टू रूट
एक्स का, है ना। या फिर हम ऐसा बोल लें कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू रूट एक्स, है ना, यही तो है स्क्वायर रूट। अब गाइज अगर आप ध्यान से देखिएगा तो अगर इस ग्राफ को आप ध्यान से एनालाइज करें तो ये आपको हाफ पाराबोला का एक ग्राफ नज़र आएगा। अगर मैं इस चीज़ को ऐसे एक्सपैंड कर देता तो आप बोलते कि ये पाराबोला का ग्राफ है। तो गाइज पाराबोला का इक्वेशन क्या होता था, अगर आपको याद हो तो y इज इक्वल टू 4ax। एक्चुअली हुआ कुछ नहीं है, मैंने यहाँ से 4a को हटा दिया है और इस स्क्वायर को इधर भेज दिया हूँ, ये जाके इधर रूट में गिर गया है ना। अब चूंकि ये रूट के अंदर का वैल्यू हमने लिया है तो रूट के अंदर कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं होगा, इसीलिए निगेटिव पार्ट को हम लोगों ने कैंसिल कर दिया और बस पॉजिटिव पार्ट वहाँ पे आया है। अब गाइज अगर मैं इसके डोमेन का आपसे बात करूँ कि डोमेन क्या होगा, मतलब कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, तो गाइज आप देख रहे हैं कि x का वैल्यू 0 तो लिया गया है, 0 तो लिया गया है, लेकिन और पॉजिटिव भी लिया गया है। लेकिन मैं आपसे अगर बोल दूं कि क्या x का वैल्यू निगेटिव लिया गया है तो आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं सर। मतलब इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। और अगर मैं y का वैल्यू का बात करूँ गाइज, यानी कि मैं आपसे बात करूँ रेंज का, तो फिर आप बोलिएगा कि y का वैल्यू जो है सर 0 से तो लिया जा रहा है और पॉजिटिव वैल्यू भी लिया जा रहा है सर इसका, लेकिन क्या इसका निगेटिव वैल्यू कुछ भी लिया गया है, तो आप बोलिएगा नहीं। मतलब कहाँ से कहाँ तक लिया गया है, तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक, है ना। तो ये अपने स्क्वायर रूट फंक्शन का रेंज और डोमेन था। करेंगे अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन जिसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। अब इसमें हम दो तरह की बातें करेंगे आपसे, आपको ध्यान से इसे सीखना है कि एक बार तो a का वैल्यू जब पॉजिटिव होगा और a का वैल्यू जब नॉट इक्वल टू 1 होगा, पहला कंडीशन ये रखेंगे। और दूसरा कंडीशन रखेंगे कि a का जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में रहेगा। अब गाइज इन दोनों कंडीशन में अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह का होता है ना, कि इसका ग्राफ यहाँ से इन्फिनिटी से चलता है और 1 पे y एक्सिस को कट करते हुए 1 पे y एक्सिस को कट करते हुए ये कुछ ग्राफ ऐसा चला जाता है। ये ग्राफ किसका है गाइस, तो y इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। और कंडीशन क्या रखा है हमने कि y पॉजिटिव होगा और नॉट इक्वल टू 1 होगा। अब अगर मैं इस कंडीशन में ग्राफ का बात करूँ आपसे, तो इस कंडीशन में जो ग्राफ होता है, आपको जो ध्यान देना है ग्राफ के बारे में, कि जैसे ही वैल्यू हमने a का कंडीशन चेंज किया, ये ग्राफ जो है कुछ ऐसा हो जाता है गाइस, और फिर से ये कट करेगा कहाँ पे, तो 0 1 पे। और ये ग्राफ किसका है, तो ये ग्राफ है y इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स का, लेकिन a का कंडीशन हमने ये लिया है। अब अगर इन दोनों केसेस को आप ध्यान से देखें और मैं आपसे पूछ दूं कि डोमेन क्या होगा, है ना, तो अगर इस ग्राफ को आप देखिए, डोमेन यानी कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, तो आप बोलिएगा कि सर निगेटिव वैल्यू तो हमने लिया ही है, 0 हम ले ही रहे हैं और पॉजिटिव वैल्यू भी हमने लिया ही है सर। मतलब कि 0 निगेटिव पॉजिटिव एक साथ है तो हम क्या बोलेंगे, r। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ भी आप निगेटिव वैल्यू ले ही रहे हैं, है ना, और 0 भी ले ही रहे हैं और पॉजिटिव भी ले ही रहे हैं, तो यहाँ भी डोमेन जो है वो फॉलो करेगा कि r ही होगा। अब गाइज अगर हम रेंज का आपसे बात करें, तो रेंज को अगर आप ध्यान से देखिए कि रेंज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये 0 वाला भी वैल्यू आएगा और पॉजिटिव वैल्यू भी रेंज में आएगा। लेकिन जिस दिन मैं बोल दूं कि क्या निगेटिव वैल्यू कहीं भी आपको दिखाई दे रहा है, तो आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं सर, मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अगर इस केस में भी आप बात करें तो कहीं भी निगेटिव वैल्यू नहीं है, मतलब इस फंक्शन का जो रेंज हो जाएगा यानी कि y का वैल्यू ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक वैरी करेगा। तो होपफुली आप समझ पाए होंगे। हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट फंक्शन को देखेंगे। तो गाइज अब अगला जो अपना फंक्शन है इसे हम लोगारिथमिक फंक्शन बोलते हैं। और लोगारिथमिक फंक्शन यानी y इज इक्वल टू एफ एक्स
बराबर log x बेस a। अब गाइज यहाँ पे भी हम दो कंडीशन लेंगे, जब a ग्रेटर देन 1 होगा और जब a 1 और 0 के बीच में होगा। अभी चलते हैं गाइज, इसका ग्राफ को ड्रॉ करते हैं और आपको मैं समझाने का कोशिश करता हूँ कि रेंज और डोमेन क्या होगा। तो गाइज जब ये a ग्रेटर देन 0 होता है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है और ये कट करता है एक्स एक्सिस को 1 और 0 पे, है ना। अभी अगर आप ध्यान दिए होंगे तो ये ग्राफ और पिछला फंक्शन जो एक्सपोनेंट था वो ऑलमोस्ट सेम थे। एक्सपोनेंट के केस में ये ग्राफ बस ऐसे था और इसके केस में ये ग्राफ बस ऐसे है ना। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि एक्सिस जो है इंटरचेंज होंगे। तो गाइज अगर एक्सिस इंटरचेंज हो रहा है तो एक्सिस इंटरचेंज होने से क्या इंटरचेंज होगा, क्या आप बता सकते हैं, है ना। तो अगर आप ध्यान दिए होंगे तो एक्सिस जैसे ही चेंज होगा वैल्यू चेंज होगा, यानी कि रेंज और डोमेन एक्सचेंज हो जाएगा। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डोमेन होगा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज होगा और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज होगा वो इसका डोमेन बन जाएगा। अब गाइज मैं अगर इसका ग्राफ आपसे ड्रॉ करूं तो इसका ग्राफ भी कैसा होगा गाइज, अगर आप ध्यान दीजिए। अगर आप एक्सपोनेंट को याद कीजिए तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था और इस वाले कंडीशन में मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया था। अब इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि मैं ऐसे ड्रॉ किया हूँ, तो सेकंड कंडीशन में मैं कैसे करूँगा ड्रॉ गाइज, अगर आप बताइए तो सेकंड कंडीशन में मैं इसी ग्राफ को ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, है ना। और ये कहाँ पे कट करने वाला है, तो ये फिर से उसी पॉइंट पे कट करेगा। तो ये ग्राफ किसका है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये अपने एक्सपोनेंट का था। तो ये ग्राफ है y = log x का, जहाँ पे बेस a है और a क्या है, a पॉजिटिव है ना, ग्रेटर देन 1 है। और ये किसका ग्राफ है सर, तो ये है y = log x का ही ग्राफ है, लेकिन यहाँ पे a का वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक लिए हैं, 0 से लेके 1 तक लिए हैं। अगर आप दोनों केसेस में बात कीजिए और आप डोमेन निकालने का प्रयास कीजिए, तो डोमेन यानी कि x का वैल्यू और x का वैल्यू यानी कि x एक्सिस से आपको मिलेगा। तो गाइस देखिए निगेटिव वैल्यू तो इसमें हम लिए ही नहीं, यहाँ भी निगेटिव वैल्यू का x पे हम बात कर ही नहीं रहे, यानी कि ये वैल्यू हम कहाँ लेंगे, 0 और पॉजिटिव में, यानी कि ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से पॉजिटिव, है ना, दोनों केसेस में 0 से पॉजिटिव। अगर हम आपसे बात करें कि रेंज क्या होगा इस फंक्शन का, यानी y कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, तो आप देख रहे हैं कि y पॉजिटिव एक्सिस में भी है, 0 पे भी है और निगेटिव एक्सिस में भी है। यहाँ पे भी y पॉजिटिव एक्सिस में भी है ना, 0 पे भी है और निगेटिव एक्सिस में भी है। तो इस केस में रेंज अपना r बन गया, 0 निगेटिव पॉजिटिव। तो आप देख रहे हैं गाइज कि लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल जस्ट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो आगे बढ़ेंगे। तो गाइज हम आगे बात करेंगे अपने अगले टाइप का फंक्शन जिसे हम लीनियर फंक्शन भी बोलते हैं। तो लीनियर फंक्शन जो होता है गाइज, यानी कि लीनियर फंक्शन के बारे में आपको मैं बता दूं कि y = f(x), इसका इक्वेशन क्या है, ax + b, है ना। तो हम लोग सीखने वाले हैं कि लीनियर फंक्शन के भी हम दो केस लेंगे। पहला केस जब a भी पॉजिटिव और b भी पॉजिटिव, और दूसरा केस कि जब a भी निगेटिव और b भी निगेटिव। तो गाइज इस केस में आपको पता है कि इसका ग्राफ जो है ना, ये कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरह से। अब आप अगर ये सोच पाए कि ऐसा क्यों हुआ, है ना, तो y = x + b का हम ग्राफ ड्रॉ किए होंगे। और अगर आप क्लास 11 को याद करेंगे तो आपको याद आएगा स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन याद करेंगे तो ये होता था mx + c, जहाँ पे m क्या होता था गाइज, m होता था स्लोप, और स्लोप कैसे मिलता था, tan थीटा से, है ना। और ये c क्या था, तो c था इंटरसेप्ट, यानी कि कितना y एक्सिस को कट कर रहा है। यानी कि सर अगर हम इसको कंपेयर करें इन दोनों को, तो a अपना क्या है, स्लोप, यानी tan थीटा, यानी ये थीटा कितना रोटेट किया, है ना, अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन में। और ये जो है ये इंटरसेप्ट अपना b, है ना।
तो आप रिलेट कर पाए होंगे होपफुली। और अगर इस कंडीशन में मैं ग्राफ को ड्रॉ करूँ गाइस, तो ये कुछ ऐसा आने वाला है ग्राफ, है ना, कि इधर से ये घूम जाएगा उल्टा। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो उल्टा क्यों घूम गया, क्योंकि इस कंडीशन में स्लोप निगेटिव है, यानी थीटा कुछ इस तरह से, है ना। और ये ग्राफ किसका है, तो ये है y = ax + b का ही, लेकिन कंडीशन यहाँ पे a माइनस निगेटिव और b भी निगेटिव। अगर आप ध्यान दें और बात करें रेंज डोमेन का, तो आप देख रहे हैं कि मैंने 0 वैल्यू भी लिया है एक्स एक्सिस पे, निगेटिव वैल्यू भी लिया है एक्स एक्सिस पे, और पॉजिटिव वैल्यू भी लिया है एक्स एक्सिस पे। यानी कि डोमेन क्या हो जाएगा गाइस, डोमेन क्या हो जाएगा, अगर निगेटिव पॉजिटिव सारा वैल्यू लिया गया हो और 0 भी, तो डोमेन आर। अच्छा, वाई एक्सिस पे भी आप देख रहे हैं कि मैंने पॉजिटिव वैल्यू भी लिया है, निगेटिव वैल्यू भी लिया है और 0 को भी लिया है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू और 0, यानी कि रेंज भी क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा y और r। होपफुली आप इसे समझ पाए होंगे। गाइज आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के हम नेक्स्ट अपने टाइप ऑफ फंक्शन का बात करेंगे, जिसका नाम मैंने दिया है पावर फंक्शन। तो पावर फंक्शन में हम क्या बात करने वाले हैं, तो y = fx x⁴n, है ना। अब क्या करेंगे हम गाइज कि n का डिफरेंट कंडीशन लेंगे और आपसे बात करेंगे। सबसे पहला कंडीशन लेते हैं कि अगर n पॉजिटिव इवन इंटीजर हो, है ना, तब क्या होगा। अच्छा, जैसे ही मैंने बोला पॉजिटिव इवन इंटीजर, यानी कि y = x², है ना, पॉजिटिव इवन इंटीजर, y = x⁴, y = x⁴, इस तरह के इक्वेशंस को देखने वाले हैं। तो इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा गाइज, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना। ये ग्राफ किसका है, तो y = x² का। अगर आप ध्यान से देखें और रेंज डोमेन का अगर मैं आपसे बात करूं, और मैं सबसे पहले अगर डोमेन का बात करूं, तो आपको पता है कि डोमेन का वैल्यू कहां से मिलेगा, एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस पे आप देखिए कि निगेटिव वैल्यू 0 भी लिया गया है ना, 0 भी लिया गया है, पॉजिटिव भी लिया गया है और निगेटिव भी लिया गया है। यानी कि डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा R। अच्छा, अगर मैं आपसे रेंज का बात कर दूं, यानी कि y एक्सिस से, तो क्या आपको y एक्सिस पे कोई भी निगेटिव वैल्यू दिखता है, नहीं, है ना। आपको पॉजिटिव वैल्यू दिख रहा होगा गाइस, आपको पॉजिटिव वैल्यू तो दिख रहा होगा, लेकिन कोई भी निगेटिव वैल्यू नहीं दिख रहा होगा। यानी कि रेंज कितना हो जाएगा, 0 पे क्लोज और इन्फिनिटी तक खाली पॉजिटिव वैल्यू, है ना। अच्छा, अगर मैं इस कंडीशन को ऐसा ले लूँ कि n को रख दूं पॉजिटिव ही, लेकिन इस बार इवन के जगह पे ऑड इंटीजर ले लूं, है ना। तो इस केस में क्या मैं बोल रहा हूं कि y = fx = x⁴, x⁵, x⁵, इस तरह के इक्वेशंस का ग्राफ कैसा होगा और रेंज डोमेन कैसा होगा। तो गाइज इस तरह के इक्वेशन जब भी आपको दिख जाएं और आपसे रेंज डोमेन का बात करें या ग्राफ का बात करें, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है गाइज, है ना। और अगर इस ग्राफ को, ये ग्राफ किसका है, तो ये ग्राफ है y = x³ का, सॉरी x⁵ का, x⁵, सबका ही ग्राफ ऐसा आएगा। यहाँ पे भी x⁴, x⁶ का सबका ही ग्राफ का शेप यही रहेगा। बस होगा क्या कि किसी केस में ये कंप्रेस हो जाएगा या एक्सपैंड हो जाएगा, दो ही चीज़ें होंगी। अच्छा गाइज, अगर मैं आपसे इस केस में डोमेन का बात करूं, यानी कि x कहां से कहां तक वैल्यू लिया जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि डोमेन के केस में मैंने x का वैल्यू 0 भी लिया है, पॉजिटिव भी लिया है और निगेटिव भी लिया है, यानी डोमेन तो R रहेगा। अच्छा, आप अगर मैं आपसे बोल दूं कि रेंज क्या होगा, तो रेंज कैसे सोचते हैं हम गाइज, यानी y का वैल्यू यानी y एक्सिस से, है ना। यानी कि यहाँ पे 0, पॉजिटिव और निगेटिव। अब 0, पॉजिटिव, निगेटिव तीनों वैल्यू लिया जाए तो रेंज क्या बन जाएगा, रेंज भी R बन जाएगा।
अब इसके तो पावर फंक्शन में ही हम अब देखेंगे थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन को गाइस, जब y इज इक्वल टू एफ एक्स टू द पावर एक्स एन, और n को हम ले लेंगे इस बार निगेटिव इवन इंटीजर, है ना। अब निगेटिव इवन इंटीजर का मतलब क्या है, इंटीजर का मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -2, एक्स टू द पावर -4, एक्स टू द पावर -6, ये सारे ग्राफ। तो अगर इसको मैं ड्रॉ करूँ आपके लिए तो ये कुछ ऐसा आएगा ग्राफ गाइस, है ना। और अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे कोई भी निगेटिव वैल्यू का बात नहीं है। अच्छा, डोमेन का अगर मैं आपसे बात करूँ तो डोमेन जो है ना, खाली एक्स एक्सिस पे हमको मिल रहा है। तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू तो मिल रहा है, निगेटिव वैल्यू भी मिल रहा है, लेकिन जीरो मिल रहा है क्या, तो नहीं। यानी कि हम पॉजिटिव और निगेटिव तो लेंगे, है ना, आर तो लेंगे, लेकिन जीरो को छोड़ देंगे। और गाइज अगर हम रेंज का आपसे बात करें वाई एक्सिस पे, तो खाली हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, निगेटिव नहीं मिल रहा है। यानी कि ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी तक, है ना। अब चलिए नेक्स्ट टाइप का बात करते हैं कि अगर y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, और इस बार n हम निगेटिव ऑड इंटीजर ले लें, ऑड इंटीजर ले लें। तो गाइज निगेटिव ऑड इंटीजर का मतलब क्या होता है कि अपना ग्राफ जो है इस बार कुछ ऐसा हो जाएगा, ये इस तरह से और ये इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पे, फिर हम बात करेंगे रेंज और डोमेन का। तो डोमेन आप क्या मुझे बता सकते हैं गाइस, कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है कि डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, है ना। तो होपफुली आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का बात करेंगे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।